अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जनाबे वाला, दुनिया पर तीसरी जंगे अजीम के साए मंडला रहे हैं। ट्रंप साहब वैशी हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड भी लेना है, उन्होंने ईरान में रजीम चेंज भी करना है। आगे फिर उसके बाद देखते हैं किस किस की बारी आती है। तो आज ज़रा इस तनाजुर में बात करते हैं। मुझे कल एक साहब का मैसेज आया था कि ज़रा इंटरनेशनल भी नज़र डाला करें। मैंने कहा यार, मैं ज़रा लोकल जो आदमी है, मैं लोकल ही करता रहना। लेकिन चलो खैर, जितनी हमारी समझ बूझ है आपको समझाते हैं ज़रा आसान और सादा अल्फाज में कि हो क्या रहा है। तो ट्रंप साहब पे बात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अमेरिका को एक झटका दिया उस पर बात करेंगे, अरब लीग खौफजदा क्यों है इस पर भी बात करते हैं। फिर बात करेंगे जनाबे वाला जंगी जहाज और मेरे दोस्त नदीम अफजल चंद साहब के लींबुओं के ऊपर। उनके लींबू नहीं बिक रहे थे, उस पर भी बात करते हैं। बिलावल साहब की परेशानी, सिंध के वसाइल पर डाका कौन डालने वाला है, इस पर भी आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा मज़ेदार बात यह है कि ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। आज भी बल्कि उनके कंपनी के साथ हमारा एक मुआहदा भी हो गया जो वर्ल्ड ट्रेड लिबर्टी है कि पता नहीं केडी लिबर्टी फाइनेंस जो है, वो जैक जो है आई में विडकॉफ के बेटे और ट्रंप के एडवाइजर ये कहा जाता है, उनकी फैमिली की ये फर्म है। तो खैर, हमने चापलूसी की इंतहा कर दी ट्रंप साहब की। जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप साहब के एजाज़ में तकरीर की, उससे मुर्दे भी कब्र में शर्मा गए कि शहबाज शरीफ साहब तुसी ते अन्नी पा देती है चोई साहब। तो जनाब ट्रंप साहब की वो बेहतरीन तकरीर, वो जालिम तकरीर, वो लवली तकरीर, सब कुछ हो गया। लेकिन ट्रंप साहब ने अपने वादे के ऐन मुताबिक दुनिया के 75 ममालिक के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है। हैरत अंगेज़ तौर पर लल्लू मोदी, जो कि बिल्कुल लल्लू है, जिसकी ट्रंप बेइज्जती करता है, उसके मुल्क यानी कि भारत को वीज़ा मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान, जिसके कि शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। तो फिलहाल टेम्परेरली तो वीज़ा पाकिस्तानियों को अब अमेरिका का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जिस अमीर बड़े साहब का वीज़ा है वो जा सकेगा, जो मेरी तरह का लुगड़ मुगड़ है वो नहीं जा सकेगा। ये हो क्या रहा है? दूसरी तरफ अरब लीग खौफजदा बड़ी है। ठीक है, ईरान के एम्बेसडर ने आज अलीना शिगरी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला, हम तो देख रहे हैं हमारे साथ जो हो रहा है, लेकिन आप अपनी फिक्र बनाए, आगे आपकी बारी है। नज़र कुछ यही आ रहा है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आज शायद बड़ा क्लियर होकर कह दिया है कि जनाबे आला हजूर वाला, सऊदी अरेबिया अपनी एयर स्पेस अमेरिका को नहीं देगा ईरान पर हमला करने के लिए। ट्रंप साहब धड़ंगे मार रहे हैं कि अमेरिका को रोकना किसी के बस की बात नहीं, हमारे जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं वो तुम पकड़ ही नहीं सकते, हम बम मार मार के तुम्हारी बम सुझा देंगे। ट्रंप साहब ये बातें कर रहे हैं। ट्रंप साहब बड़े गुस्सेनाक भी हैं और बाकी सारे डरे भी हुए हैं, लेकिन अरब लीग वाले बड़े डरे हुए हैं। आज अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शायद खबर थी कि अरबी साइलेंट लॉबिंग कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे। ईरान चाहता क्या है, अमेरिका चाहता क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रज़ा पहलवी साहब एक हैं, शाह ऑफ ईरान साहब के साहबजादे, जो वहाँ पर रहते हैं। ट्रंप साहब के नुमाइंदा खसूसी से उनकी मुलाकात भी हुई। अमेरिका एक अपनी रजीम ईरान में इंस्टॉल करना चाहता है। ईरान के पास ज़ाहिर बात है तेल है, तो ईरान जो है वो इजराइल का भी दुश्मन है। अमेरिका ने ईरान में पहले भी एक रजीम चेंज करवाई थी, आपको मालूम है, जिसके बाद से दुश्मनी की बुनियाद पड़ी थी। तो अमेरिका अब अपनी फ्रेंडली रजीम वहाँ पर लेके आना चाहता है, जिसके लिए ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे करवाए गए। अब ये जो हमारे जो लिबरल कंट्रीज़ हैं, इनके पास चंद चीज़ें होती हैं। रिलीजियस फ्रीडम दे दें, ख़वातीन के हकूक़, वो ना हो तो जानवरों के हकूक़, वो ना हो तो आपने सब्ज़े पे काम नहीं किया, आपने दरख्त काट दिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चार्जशीट बन जाती है। तो ईरान के ऊपर यही सारी चार्जशीट बनी। ईरान बड़ा तेज़ है। ईरान ने सारी फुटेजेज उठाई, जिस तरह के पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए थे वहाँ पर, वो बंदे पकड़े, वो सारी दुनिया के वेस्टर्न ममालिक को दिखाई कि भाईजान ये हो रहा है, हमारे मुल्क में इंटरवेंशन की जा रही है और हम इंसानों को फांसी पे लगाएंगे। तो अब सारे चीखे मार रहे हैं कि फांसी ना लगाएं जनाब इन लोगों को। ईरान लड़ने का इरादा रखता है, वो हमारी तरह रजीम चेंज को नहीं मानता। हमारे तो एक साइफर आया था तो इमरान खान साहब को हटा दिया गया था। बाजवा साहब ने आर्मी चीफ होते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान दिया था जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में जाके रशिया की मजम्मत की थी। हालांकि इमरान खान साहब चंद दिन पहले ही रूस का दौरा करके आए थे और वो इस जंग से खुद को अलहदा रखना चाहते थे, लेकिन बाजवा साहब नहीं माने थे। वो उधर जा पहुंचे थे और एक छोटे से स्टूल में अपना बड़ा सा टेड रख के उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ईरान में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो सारे यक जुबान होकर एक ही बात करें। मुजाहरे वहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे मुजाहरों पर काबू पा लिए, क्रैकडाउन कर दिया। लेकिन अमेरिका बहादुर, उन्होंने सरफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दी।
एक को मारेंगे, कभी भी आपको पता है बुली जो है वो खुश नहीं होता है एक को मार के, जब एक को लिटा लेते फिर अगले की बारी आती है, तो इसलिए अगले की बारी आएगी और यही बात अरबियों को परेशान करे, इसलिए MBS साहब ने ऐलान किया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है, हमारे इस रिजीम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो भी दूसरी रिजीम आएगी वो अमेरिका नवाज रिजीम आएगी। जब अमेरिका नवाज रिजीम आएगी तो उसके इजराइल से ताल्लुकात बनेंगे, जाहिर बात है उसको वो फ़ौरन से पहले एक्सेप्ट करेगी। तो इजराइल को पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठाने में अमेरिका आराम से बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। जब ईरान प्रो इजराइल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि भारत भी प्रो ईरान हो जाएगा। तो यानी कि एक तरफ हमारे भारत बैठा है जो हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान को हमने खुद ही उंगल करा के दुश्मन कर दिया है, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, चले ऐसे कह लेते हैं। फिर ईरान भी हमारा एंटी हो जाएगा, तो तीन तरफ तो ये हो जाएंगे, फिर आखिर में समंदर है, फिर पानी से घेड़ खूट लेंगे, शार्क मच्छी से दोस्ती कर लेंगे कि हमारी केबल ना कटा कर शार्क जी हैं, कल फिर इंटरनेट स्लो होना है, शार्क जी हमारी केबल नहीं कटेगी तो शायद ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी हमारी। वरना फिलहाल तो मसाइल का सामना काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है, संगीन मसाइल लग रहे हैं मुझे तो, हमारे लिए ख़ास तौर पर कि हम किधर किधर जाएंगे और क्या क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये छोटा सा एक गड़बड़ घोटाला नज़र आ रहा है इस वक्त खित्ते में, और जंग के बादल तो लग रहे हैं, हमारे लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन भी है, हमने इतनी चापलूसी भी की, उन्होंने हमारा नाम डाल दिया। दूसरी तरफ जनाब चंद साहब का एक अलग ही मसला है। पाकिस्तान के जो JF-17 अंदर है, कभी टेलीग्राफ कभी रॉयटर्स रोज़ खबर दे रहे हैं कि जनाब इस मुल्क ने भी ले लिया, इस मुल्क में भी ले लिया, हॉट पोटैटो की तरह हमारे जहाज़ बिकी जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि जनाब ये जहाज़ बेच के हमने तो IMF का कर्जा ही उतार देना है। मैंने कुछ असल सूरत हाल सामने रखी लेकिन लोगों ने सुनी नहीं ज़्यादा, तो मैंने कहा छोड़ो। लेकिन जहाँ पर हमारे जहाज़ बिकी जा रहे हैं जनाब, वहाँ पर चंद साहब के लींबू नहीं बिक रहे। चंद साहब ने कल एक शो में बताया कि मैंने लींबू बेचे थे, 5 दिन वो बिके नहीं, और बिकेंगे तो पता नहीं 58,000 के बिके हैं। वो 5 बोरे थे, कोई हर बोरे में पता नहीं 40-40 किलो लींबू थे। तो चंद साहब ने रसीद भी डाली कि कट कटा के किराया काट के तो ये तो हिस्से ही कुछ नहीं आए, लींबुओं में निरा नुकसान हो गया। चंद साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद साहब जिस टाइम रिजीम चेंज में आप लोगों ने बाजवा साहब के साथ मिल के इमरान खान को गिराया था, तो उस टाइम आपने अपने लींबुओं का क्यों नहीं सोचा? उस टाइम आप अवाम का लींबू निचोड़ रहे थे बैठ के, उस टाइम आप सारे बड़े खुश थे। वो याद है ना, कादर पटेल रगड़े थे, रगड़ा इमरान को, रगड़ा दे रगड़ा, याद ही होगा आपको। बिलावल साहब भी बड़े गुस्से नाक थे उन दिनों, हैं जी। और अब सर रोने से क्या फ़ायदा, ये लींबू जो है ये निचोड़ा जा चुका है। अब आपके पास तो लींबू बेचने के लिए थे, गरीब आदमियों के पास तो लींबू है नहीं, ठीक है। जो सूरत हाल इस मुल्क की है वो माफ़ कीजिएगा खंग निकल गई साड़ी नींबू दस सुन के। जो सूरत हाल इस टाइम हमारे वतन अजीज़ की है वो कम परेशान कुन नहीं है, मुआशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। सियासी हालात भी बड़े बुरे हैं, मुआशी हालात उससे भी बुरे हैं। इस टाइम पे मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी झूठ बोलें, जो मर्जी फ्रॉड बोलें, 1 लाख रुपए कमाने वाला पाकिस्तान में 100,000, इफ़ यू आर अर्निंग 100,000 यू आर अर्निंग नथिंग। आप अपना गुजारा नहीं कर सकते एक लाख रुपए में। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आधी आबादी 1 लाख रुपए से कम ही कमाती होगी। मैं मीडिया में काम करता हूँ, मीडिया के इससे बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। इमरान खान के दौर में बहुत सारे बुढ़े बाबे बताते हैं इमरान खान के दौर में मीडिया ऐसे हो गया, वहाँ पर ड्रामेबाजी एक ड्रामेबाजी हुई थी जो कि 4-5 बड़े चैनल ने मिलकर की थी कि हमारे हालात बड़े ख़राब है, लेकिन ओवरऑल हालात बेहतर थे। आज मैं मीडिया में आपको बेशतर वर्कर्स ऐसे बता सकता हूँ जो डबल शिफ्ट कर रहे हैं या ट्रिपल शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया मालकान पैसे नहीं देना चाहते, वो गुजारा नहीं कर पाते। वो बेचारे सुबह 8 घंटे की एक शिफ्ट करते हैं, 4 से 12 एक और करते हैं, किसी बेचारे को मिले वो 12 से 3 भी करता है, 2-3 घंटे घर जाके सो जाता है, फिर आ जाता है सुबह। कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, गुजारा नहीं हो पा रहा लोगों का। तो चंद साहब जहाँ पर लोगों का आपने नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया, वहाँ पर ਤੁਹਾਡੇ नींबू की कहते सर, ਤੁਹਾਡੇ नींबू ਨੂੰ कौन पूछता है? तुझे आज भी मौका है आपको, आप अपने नींबू बचाएं। बिलावल साहब को कहें कि बिलावल साहब ये जो कौमी सलामती के लिए आप साथ बैठे हैं, थोड़ी गैरत खाएं, पीछे हट जाएं थोड़े। वो बड़े परेशान है कि सिंध पे वसाइल के कब्जा होने की साजिश हो रही है। जावेद चौधरी साहब ने अलग कहानी सुनाई है, उन्होंने कहा जी ये 28वीं तरमीम नहीं करना चाहते थे, फिर बड़ी ताकतें नाराज़ हो गई, दरार पड़ गई, उन्होंने इनको सबक सिखाने का फैसला किया हुआ है और फिक्स करके रख देंगे इनको। मैं नहीं कह रहा, जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं। बिलावल साहब आज कह रहे थे सिंध के वसाइल पे डाका डलने लगा था। डाका क्या था? वो नहरें थी। डाका क्या था? वो सूबे नए बनने थे। सूबे तो बनने चाहिए, इसमें बुरी बात कोई नहीं है, सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। इतने बड़े बड़े सूबे बना के 4 सूबे बना के क्यों रखे हुए? 28 बनाए, 30 बनाए, 32 बनाए, गवर्नेबल हो, लोगों को अच्छी सहूलियात मिले, हर सूबा अपने लिए बेहतर काम करे। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर को बनाती रहती है, आप पता नहीं कुछ भी नहीं बनाते रहते, बातें बनाते रहते हैं बैठ के। उधर KP वाले अलहदा होते रहते हैं, बलूचिस्तान की तो बात ही ना करें, वो तो DG साहब ने बताया बेहतरीन चल रहा है, तो उसकी हम बात नहीं करते।
लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुल्क ने तो आगे तो जाना है, तो आप परेशान क्यों हैं जनाब? सारे वसाइल पे एक वज़ीर आला को बैठाना है, उस वज़ीर आला से फिर 18वीं तरमीम से फिर पैसा खाना है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। अवाम का नींबू जो है वो अब खुशक हो चुका है, छिलका रह गया सर, फिसा हुआ छिलका रह गया। तो वी नीड टू ऐड सम वैल्यू टू द नींबू। हमें उस नींबू में वैल्यू ऐड करनी है अवाम के। अगर अवाम को आपने फुल निचोड़ लिया तो अवाम के नींबू में से रस नहीं निकलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा सर? देखिए, अल्लाह के हुक्म से सारे आप बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाते हैं, गैस गजलर्स चलाते हैं, बल्कि जो 1 लीटर में 3 किलोमीटर करती है, हैं जी। तो जो आज भी हैं आपके पास प्राइवेट, उस पर जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं आपके पास, लेकिन अगर आवाम नहीं होगी तो क्या करेंगे सर? आखिर किसी का रस तो निचोड़ के आपने अपनी गाड़ी पे पेट्रोल डालना है ना। सारे जो सोच रहे हैं कि जी हमारे अपने कारोबार हैं, फौज के अपना कारोबार है, इसका अपना कारोबार है, उसकी शुगर मिले, भाई आखिर में आपका कंज्यूमर तो अवाम है जिसको निचोड़ना है आपने। अवाम का सर थोड़ा सोचें, थोड़ा ख्याल करें, मेरा ख्याल है। सियासी हालात आपसे मैनेज नहीं हो पा रहे, इमरान खान मुज़ाकरात आपसे करना नहीं चाहता, माइनस इमरान खान मुज़ाकरात करने का फ़ायदा कोई नहीं। आप एक ऐसे केकड़ा पोजीशन जो है ना उसमें फंस चुके हैं आप। ये डॉगी पोजीशन से आगे की पोजीशन है, ये केकड़ा पोजीशन है, इसमें आप ऐसे फंस चुके हैं, आप सीधा नहीं हुआ जा रहा, ना ये मुल्क सीधा हो रहा है। तो मेरा फिर वही मशवरा है सर कि आवाम के मैंडेट को तस्लीम करके देखें एक बार, बेहतर रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। आवाम आपसे खुश भी होगी, आपको ढेरों ढेर प्यार भी देगी, और आपके नींबू जो है वो रस भरे हो जाएंगे, और महंगी कीमतों पे महंगे दामों आपके नींबू बिके। क्योंकि अभी आपके नींबू नहीं बिक रहे, आपके संतरे भी नहीं बिकेंगे, अगे जाके ताड़ा चावल भी नहीं बिकना, अगे जाके ताड़ी गंदम नहीं बिकनी, चोई साहब गन्ना भी नहीं बिकना, क्योंकि आवाम को खरीदने वास्ते रह ही नहीं गया, उन्होंने साह निकलने वाला होया था आवाम का। अमीर लोग हैं जी, हैं 10 20 25 लाख, 1 करोड़ अमीर होगा, 24 करोड़ जो बैठे हुए हैं भूखे नंगे, वो क्या करेंगे सर? अमीरों ने तो आवाम को ही खाना होता है ना, नींबू किसका नहीं चुड़ेगा आखिर में? तो इस पर ज़रा मेरी दरख्वास्त पे गौर कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए और सोचिए ज़रा खित्ते के हालात क्या हो रहे हैं। ऐसे में हम अपने लालच में अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि हमने फैसला कर लिया है कि इक़्तिदार जो जीता है उसको नहीं देना है क्योंकि हमें ज़्यादा पता है, तो सर मसला ज़रा ख़राब हो जाएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।